गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं रेनू एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विद्या पर। आज हम अपना एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ी सी कैमरे की प्रॉब्लम से, जिसका नाम है नदियों के किनारे प्रमुख नगर। ये भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे भी अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न बनते रहते हैं। खासकर थोड़ा सा जैसे वीडियो का एग्ज़ाम हो गया, पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो गया, या छोटे-मोटे जितने भी वनडे के एग्ज़ाम हो गए, हर हर परीक्षा में इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न आ ही जाता है और हमें कन्फ्यूज़ हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक ही, जैसे मान लीजिए एक स्टेट में कोई नदी बहती है और उसी के ही अलग-अलग नगरों के नाम दे दिए जाते हैं, जहाँ पे हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं आखिर किस नगर के किनारे किस नदी के किनारे कौन-सा नगर बसा है। तो आज हम इनको थोड़ा-सा लॉजिक और ट्रिक के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। कई बार पढ़ा होगा आपने ये वाला टॉपिक, लेकिन आज जो हम हैं इसको थोड़ा-सा अलग अंदाज़ में पढ़ेंगे और इस वाले टॉपिक से कोशिश करेंगे कि यहीं पर हमें सारी चीज़ें याद हो जाएँ, थोड़ा-सा लॉजिक और ट्रिक के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा आता है उज्जैन। उज्जैन हमारा क्षिप्रा नदी के तट पर है। उज्जैन हमारा क्षिप्रा नदी के तट पर है। उज्जैन कहाँ पे पड़ता है? उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसको याद कैसे करेंगे? मान लीजिए ये शिप्रा को हम शिप से याद करेंगे, शिप। और शिप कहाँ पे चलते हैं? ऐसे नदियों में। और नदियों के आसपास की जो भूमि होती है वो कैसी होती है? काफी उपजाऊ होती है। बस इसको आप ऐसे पकड़ लीजिए कि उपजाऊ उज्जैन और शिप, ये वाला शिप्रा। आई होप आपको याद हो गया होगा। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे कि उज्जैन कहाँ पे पड़ता है। उज्जैन मैंने आपसे बताया था मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन हिंदू तीर्थ का तीर्थ भी कह लीजिए, पर्यटन भी कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देखने लायक वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं और हिंदू तीर्थ का तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र माना ही जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बारे में हम थोड़ा-सा जान लेते हैं। उज्जैन में एक चीज़ और है, जो हमारा महाकुंभ है, कुंभ, वो 3 जगह पे लगता है। हरिद्वार में, प्रयाग में और तीसरा पॉइंट है उज्जैन में। बहुत बार ये वाला प्रश्न आता है कि जो कुंभ है वो कौन-कौन सी 3 जगह पर लगता है। या तो तीनों के नाम दे दिए जाते हैं और नीचे लिख दिया जाता है कि इनमें से कोई भी नहीं, या तो तीनों के नाम दे दिए जाते हैं और नीचे दे दिया जाता है कि इनमें से सब। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग टिक लगाना होता है। अगर यहाँ पे कोई और ऑप्शन होता है तो आपको 1 या 2 इस तरह से ऑप्शन के आंसर दे दिए जाता है। वैसे इसमें जो कुंभ लगता है वो हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन, यहाँ पे 3-3 साल के गैप से कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब की बार जो कुंभ मेला होगा वो 2025 में होगा, जिसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट पास भी कर दिया है। इसके अलावा थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो इस बार काफी चर्चा में भी रहा था। इसीलिए मैंने आपको, वैसे यहाँ पे काफी सारे टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व इस बार काफी चर्चा में रहा था। इसीलिए आपको याद रखना है कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो हमारा वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे टॉप पर है। अगला देखते हैं हम, सूरत। सूरत हमारा तापी नदी, सूरत हमारा कौन सी नदी के तट पर है? तापी नदी के तट पर है। सूरत कौन सी नदी के तट पर है? तापी नदी के तट पर है। याद कैसे करेंगे इसको? आप सभी जानते हैं कि जो सूरत है वो कहाँ पे पड़ता है? सूरत गुजरात में पड़ता है।
याद कैसे करेंगे इसको? मान लीजिए कोई सूरत है, किसी की सूरत है और मान लीजिए कोई चीज़ है या वस्तु है या फिर कोई व्यक्ति है कि वो इतना खूबसूरत है कि उसको क्या करेगा, कोई भी इंसान ताकता रहेगा। उसकी सूरत को क्या रहेगा? ताकता रहेगा। आप सभी जानते हैं कि जो सूरत है वो कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इसके अलावा सूरत में स्टील सड़क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा कटक। कटक कहाँ कहाँ किस नदी के तट पर है? कटक महानदी के तट पर है। कटक किस नदी के तट पर है? कटक महानदी के तट पर है। कहाँ पे पड़ता है कटक? कटक कटक उड़ीसा का एक नगर है। भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? कटक ओडिशा में पड़ता है। इसके अलावा हमारे जो महान नायक थे सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म भी कहाँ पे हुआ था? कटक ओडिशा में हुआ था। ओडिशा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके अलावा पुरी जो ओडिशा में पड़ता है, यहाँ पर रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन भी किया जाता है। इसके अलावा ओडिशा में ही कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। कटक को आप याद कैसे करेंगे कि कटक कौन सी नदी के तट पर है? मान लीजिए इसको आप महान से रिलेट करिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति महान है तो क्या होगा? उसके जो गुणों की जो श्रृंखला होगी वो कैसी होगी? तभी तो वो महान होगा जब उसके गुणों की श्रृंखला क्या होगी? काफी लंबी होगी। तो उसको क्या मुश्किल हो जाएगा? उसको काटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो भी जितनी भी बड़ी चीजें होती हैं उनको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको आप ऐसे याद करेंगे, कटक महानदी। अगला है हमारा संबलपुर। संबलपुर भी महानदी के तट पर है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि महानदी कहाँ पे बहती है? महानदी ओडिशा में बहती है। महानदी कहाँ बहती है? बहती तो काफी जगह है, लेकिन इसमें संबलपुर कौन सी नदी के तट पर है? महानदी के तट पर है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच में जो मतलब जो इन दोनों को अलग करता है वो कौन करता है? संबलपुर करता है। ओडिशा के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो हम आइए आगे बढ़ते हैं। इसको याद कैसे करेंगे आप? संबलपुर को महानदी से कैसे रिलेट करेंगे? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो किससे कौन महान है? जो महान हमेशा उसी को कहा जाता है जिसकी जो गुणों की श्रृंखला हो वो क्या हो? काफी लंबी हो। और ऐसे लोगों से, बुरे लोगों को क्या करना चाहिए? संभल कर रहना
चाहिए। संबलपुर महानदी, संबलपुर महानदी। अगला है हमारा अहमदाबाद। अहमदाबाद साबरमती के तट पर है। अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर है? साबरमती के तट पर है। और अहमदाबाद हमारे किस राज्य में पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है? गुजरात में है। याद कैसे करेंगे आप इसको? अहमदाबाद साबरमती, अहमदाबाद साबरमती। आप सभी जानते हैं कि जो साबरमती आश्रम है उसकी स्थापना किसने की थी? मतलब यहाँ से कौन जुड़े हुए हैं? गांधी जी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक यात्रा की थी 72 समर्थकों के साथ 12 मार्च 1930 को। किस लिए यात्रा की थी? नमक कानून के खिलाफ इन्होंने यात्रा की थी। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? आप इतना तो याद कर ही सकते हैं कि साबरमती से क्या शुरू हुआ था? नमक कानून। तो साबरमती से नमक और अहमदाबाद से अहम। जो हमारा जितना भी डिश होती है, खाना पीना होता है, उसमें सबसे ज्यादा अहम क्या होता है? नमक होता है। क्या होता है सबसे ज्यादा अहम? नमक। अहमदाबाद साबरमती। देखिए, अगर आप इसको एक दो बार ऐसे देख लेंगे तो मुझे भरोसा है कि आपको जो है ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। इसके बाद आपको इसमें इस चीज में, इस वाले टॉपिक में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हमारा आता है अयोध्या। डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ हमारा असम में पड़ता है। और ये किस नदी के तट पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। कहाँ पे पड़ता है? आसाम में। आप सभी जानते हैं एक यांग दाप दर्रा है जो कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश और आसाम से होकर कहाँ पे गिर जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। यहीं पर इसी डेल्टा के आसपास बहुत ही उपयोगी लकड़ियां पाई जाती हैं। इसके अलावा जो असम है, यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं, इसको रहने दीजिए। और इसके बारे में टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बारे में और मैं कभी और आपको बताऊंगी जब हम आसाम स्पेशल राज्य के बारे में बात करेंगे, उस समय मैं आपको बताऊंगी। अगला हम आ जाते हैं अयोध्या में। अयोध्या हमारा सरयू नदी के तट पर है। अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर है। यहीं के यहीं के एक हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के
नाम पर रखा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर रखा गया है। यहीं पर सीता झील पाई जाती है। कहाँ पे पड़ता है अयोध्या? यूपी में। अयोध्या कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। अयोध्या सरयू, अयोध्या सरयू, मतलब कि इसको आप कैसे याद करेंगे? आए सर, अयोध्या सर। मान लीजिए क्लास में कौन आए? सर आए, अयोध्या आए सरयू सर, अयोध्या आए सरयू सर। इसके बाद आता है हमारा हरिद्वार। हरिद्वार हमारा उत्तराखंड में पड़ता है, सभी जानते होंगे इसको। तो हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है। कौन सी नदी के तट पर है? हरिद्वार गंगा नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर है। यहीं पर सबसे पुराना पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जिसका नाम बदलकर अब क्या रखा जाने की घोषणा की गई है? राम गंगा नेशनल पार्क। इस बार ये काफी चर्चा में रहा था कि जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, इसका नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की गई है? रामगंगा नेशनल पार्क। क्यों? क्योंकि इसी नेशनल पार्क के बीच में से होकर रामगंगा नदी बहती है। इसी वजह से इस नेशनल पार्क का जो नाम है वो जिम कार्बेट नेशनल पार्क की जगह 2 बार इसका नाम चेंज किया गया था। पहले इसका नाम कुछ और था, फिर उसके बाद जिम कार्बेट नेशनल पार्क रखा गया, फिर उसके बाद इसका नाम अब क्या रखे जाने की घोषणा की गई है? हेली नेशनल पार्क था पहले इसका नाम, उसके बाद इसका नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क रखा गया। इसको दुधवा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जिम कार्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद इसका अब नाम रखने की क्या घोषणा की गई है? रामगंगा नेशनल पार्क रखे जाने की घोषणा की गई है। याद कैसे करेंगे इसको? हरी गंगा, ये तो आपको याद ही हो जाएगा। गंगा किसके सिर से निकलती है? हरि के सिर से। गंगा किसके सिर से निकलती है? हरि। हरि आप जानते हैं कि शिव भगवान का भी एक रूप है, शिव भगवान के का भी एक नाम है हरि, तो आप इसको याद करेंगे, हरि गंगा। अगला है इसमें हमारा श्रीनगर। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है, और श्रीनगर कहाँ पे पड़ता है? जम्मू में। कश्मीर में। श्रीनगर कहाँ पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। झेलम नदी से ही, झेलम नदी पर ही एक परियोजना है, झेलम नदी पर ही एक परियोजना है कि जिसका नाम है तुल बुल परियोजना। यहीं पर सबसे भारत की कश्मीर में ही भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पाई जाती है, जिसका नाम है वुलर झील। इसी झील पर एसबीआई का पहला तैरता एटीएम बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू हुई, और इसमें विधान सभा व विधान परिषद दोनों ही को क्या कर दिया गया? भंग
कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पे विधानसभा के सदस्यों की संख्या डिसाइड हुई है, वो मैं आपको जब बताऊंगी, जब मैं आपको विधानसभा और विधान परिषद वाला चैप्टर कराऊंगी, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगला आता है इसमें हमारा जमशेदपुर। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। और जमशेदपुर कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में। जमशेदपुर कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में। याद कैसे करेंगे आप इसको? श्रीनगर को आप ऐसे याद कर लीजिए, श्रीनगर में काफी लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो वहां के लोग इसको क्या करते हैं? झेलते हैं। श्रीनगर की लड़ाई झगड़े को वहां के लोग क्या करते हैं? झेलते हैं। इसके बाद जमशेदपुर, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी है। जमशेद, शेद को आप शेर से याद कर लीजिए। शेर ने क्या पहना? स्वर्ण पहना, सोने के गहने पहने। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी। इसके बाद आता है लखनऊ। लखनऊ कौन सी नदी के तट पर है? लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। और लखनऊ आप जानते हैं, लखनऊ कौन सी नदी के तट पर है? लखनऊ गोमती नदी के तट पर। कहाँ पे पड़ता है ये? यूपी में पड़ता है। यहीं पर पहली बार लखनऊ में एक महोत्सव मनाया गया, जिसको कहते हैं गुड़ महोत्सव। गुड़ महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? लखनऊ में मनाया गया। यहीं पर सैयद मोदी प्रतियोगिता का सैयद मोदी बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसको किसने जीता? पीवी सिंधु ने। ये वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है इस बार, काफी फेमस रहा है क्वेश्चन, और कई बार एग्जाम में इस बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको आप याद कैसे करेंगे? लखनऊ लाखों गाय, लखनऊ लाखों गाय। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि लखनऊ यूपी में पड़ता है। वहां पे कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, और उनको क्या है? गाय बहुत प्यारी है, तो लखनऊ गोमती। इसके बाद आता है कानपुर। कानपुर गंगा नदी के तट पर है, और ये भी कहाँ पे पड़ता है? यूपी में पड़ता है। याद कैसे करेंगे इसको? इसको आप कान और गंगा, कान से बहरा और मुंह से गूंगा, कान से बहरा मुंह से गूंगा। कानपुर गंगा, कन्नौज गंगा, कन्नौज गंगा। इसमें भी कान आ रहा है, कान और यहाँ पे गूंगा, कन्नौज गूंगा, कन्नौज गूंगा। गंगा के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी भारत में, जो गंगा नदी है वो भारत में सबसे लंबी यूपी में बहती है। कितनी? 2525। कहाँ से प्रवेश करती है यूपी में? बिजनौर से। बिजनौर से प्रवेश करती है। खैर इसके बारे में हम आपको तब डिटेल से बताएंगे जब हम नदियों वाला चैप्टर करेंगे फुल्ली। हर जगह से मैं कोशिश करूंगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट इसके बारे में दे सकूं, और अच्छे से आपको बता सकूं नदियों, कहाँ से नदियाँ प्रवेश करती हैं और कहाँ से एग्जिट करती हैं, और किस किस राज्य के किस किस जिले से होकर बहती हैं। इसके बाद आता है हमारा गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? राप्ती नदी के तट पर। गोरखपुर कहाँ है? राप्ती नदी के तट पर। याद कैसे करेंगे? गोरखपुर गोरा, और इसको आप रात से याद कर लीजिए, रात। तो गोरा रात, मतलब रात कैसी होती है? काली। तो इसका अपोजिट चला जाएगा गोरा काला, या फिर ली न लगाकर ला लगा दीजिए, गोरा काला, गोरा काला। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा, पहला आयुष विश्व विद्यालय, पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर बना है? गोरखपुर में। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपना इधर की तरफ। यहाँ पे
पहला है हमारा इसमें बद्रीनाथ। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर है। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर है। और बद्रीनाथ कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में। यहीं पर गोमुख और केदारनाथ भी स्थित है। याद कैसे करेंगे इसको? बद्री अलकनंदा, बद्री अलक, बद्री अलक। बद्री आप पता है बद्री किसको कहते हैं? बादल को। अलक, अलक आप जानते हैं? अलख जगाना मतलब कि दीपक जलाना। अलख जगाना, दीपक जलाना। तो जब बादल छाते तो क्या होता है? लाइट वगैरह चली जाती है, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? दीपक जलाना पड़ता है। तो बद्रीनाथ, अलकनंदा। अगला है हमारा जौनपुर। जौनपुर हमारा गोमती नदी के तट पर है। पहले के समय में जौनपुर शिक्षा का केंद्र माना जाता था। शेषासुरी ने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। और उस समय मानो जैसे कि बाहर से आने वाले और भारत में रहने वाले लोग जैसे कि जौनपुर को एक तरह से शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र मानते थे, और अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे क्या जाते थे? शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। तो जौनपुर और भी कई चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन अभी फिलहाल क्लास को हम ज़्यादा लंबी ना करते हुए इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बताएंगे, ताकि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जाए कि कौन सी नदी किस नदी के तट, कौन सी नदी या फिर कौन सा नगर किस नदी के तट पर है। तो इसके लिए हम अपने टॉपिक की तरफ ज़्यादा रहेंगे। जौनपुर हमारा गोमती नदी के तट पर है। तो इसको आप ऐसे याद करेंगे कि जौन जौन जानता है किसको? गो को। जौन जानता है गो को। एक दो बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जौन जानता है किसको? गो को। जौन जानता है गो को। मथुरा, मथुरा किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। ये भी कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में, सॉरी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। याद कैसे करेंगे इसको आप? मथुरा आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, और यहाँ पे जो इनके मामा थे कंस, उन्होंने इनको बहुत बार मारने की कोशिश करी। तो वो कृष्ण के लिए क्या थे? एक तरह से यम थे। क्या थे? यम थे। मथुरा यमुना, मथुरा यमुना। इसके बाद बरेली, बरेली भी यूपी में, बरेली भी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। और ये सुरमा नगरी, इसको सुरमा नगरी भी कहा जाता है। और ये किस नदी के तट पर है? रामगंगा नदी के तट पर। याद कैसे करेंगे? बरेली, बड़ेली। बड़ेली को कैसे करेंगे? बड़ेली। राम गंगा दोनों मिलकर क्या बने? राम और गंगा, मतलब कि एक बड़ा सा नाम हो गया, क्योंकि इसमें दो नाम है, राम और गंगा, अलग अलग। तो इसको मिला के क्या बना दिया? बड़ा सा नाम। तो ये क्या होगा? बड़ेली। इस तरह से आप इसको याद करेंगे। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। और हैदराबाद कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद कहाँ पर है? मूसी नदी के तट पर। 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ था, और उससे पहले 1953 में भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला जो राज्य था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। तो इसके बाद याद कैसे करेंगे? हैदराबाद मूसी, हैदराबाद मूसी। हद, मान लीजिए मूसी किसको बोलते हैं? मूसा मतलब चूहा, मूसा चूहा। घर में जब बहुत सारे चूहे हो जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं? हद कर देते हैं, कर देते हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, हैदराबाद मूसी, हैदराबाद मूसी। इसके बाद आता है हमारा आगरा। आगरा भी हमारा उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि आगरा, मथुरा, आगरा और दिल्ली ये एक ही रूट पे पड़ते हैं, और यहीं से होकर जो यमुना नदी है वो बहती है। तो इसीलिए मथुरा
आगरा और दिल्ली तीनों ही किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। मथुरा, आगरा और दिल्ली एक के बाद एक तीनों जो शहर है वो पड़ते हैं, तो इसीलिए आप इसको एक सीक्वेंस में याद रखेंगे। जो मथुरा, आगरा और दिल्ली है वो यमुना नदी के तट पर है। इसके बाद आता है हमारा आगरा। आगरा हमने आपको बता दिया है। एक है इसमें आगरा में पहला जो सबसे फेमस इस बार इसका करंट अफेयर रहा था, उसके अंदर ये वाला प्रश्न आता है। आगरा पहला वैक्यूम आधारित सीवेज पहला वैक्यूम आधारित सीवेज कहाँ पे लगाया गया था? आगरा में। ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। कोलकाता किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर है। यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? सभी जानते होंगे। कौन है यहाँ की मुख्यमंत्री? श्रीमती ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। याद कैसे करेंगे इसको आप कोलकाता हुगली, मान लीजिए किसी ने कॉल किया और उधर से किस चीज की आवाज आई? हाँ की जब आवाज आई। कोलकाता हुगली, कॉल किया और उधर से किस चीज की आवाज आई? हाँ की आवाज आई, तो कोलकाता हुगली। इसके बाद है फिरोजपुर। फिरोजपुर सतलुज नदी के तट पर है और फिरोजपुर कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में। फिरोजपुर पंजाब में। और आप जानते हैं कि पंजाब से कौन थे हमारे? भगत सिंह जी। तो भगत सिंह जी कैसे थे? एक सच्चे देशभक्त थे। मतलब के सतलज को आप सच्चे से याद रखेंगे। जो फिरोजपुर है वो सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद आता है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर है और विजयवाड़ा भी कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। याद कैसे करेंगे इसको आप? विजय हुई किसकी? कृष्ण की। विजय किसकी हुई? सीधी सी बात है। कहीं भी कुछ भी होगा तो विजय तो भगवान की होगी। विजय तो किसकी होगी? श्री कृष्ण की। किसकी विजय हुई? श्री कृष्ण की। दिल्ली मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद है जबलपुर। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है और ये भी कहाँ पर है? गुजरात में। जबलपुर याद कैसे करेंगे इसको आप? जबलपुर मतलब जबरदस्ती और नर्मदा नरमाई से। जबलपुर जबरदस्ती और नर्मदा नरमाई से। इसके बाद आता है नासिक। नासिक कहाँ पर है? गोदावरी में है। ये भी कहाँ पर है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? उज्जैन, नासिक, गोदावरी। इसको छोड़ दीजिए अभी, आप थोड़ा सा अगला वाला देख लीजिए। गोदावरी वाला रहने दीजिए अभी। कि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि इसमें एक दो जगह दो उसके नाम दे रखे थे, ठीक से इंडिकेट नहीं हो रहा था कि किस जगह है, तो इसको अभी आप छोड़ दीजिए। अगला देखिए तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। कहाँ पे? कर्नाटक में। कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि दक्षिण भारत का बहुत ही फेमस जलप्रपात है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1902 में हुई थी। तो ये थी आज की क्लास हमारी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मेरा मेन मकसद था कि ये जितने भी मतलब नगर हैं, मेन नगर हैं, और भी हैं इसमें से, लेकिन वो कभी भी परीक्षा में आते नहीं हैं। जो परीक्षा में आते हैं वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी लॉजिक लगाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और
एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अगर इसी तरह से अच्छा सा कंटेंट चाहते हैं, तो देखिए आपको जो है सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह से और ट्रिक के साथ अच्छे से कंटेंट, जैसे मैं खुद खुद तैयार करती हूँ, खुद चीज़ों को अपने माइंड में रखती हूँ, उसी तरह से आपको आपके सामने लेके आ सकूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा और लाइक करना होगा। और इसी के साथ मैं आपसे माँगती हूँ। धन्यवाद।